तो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के हमारे इस दूसरे कार्यक्रम में जो कि हम 6 कार्यक्रम करने वाले हैं इस सैलेड खाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ प्रोग्राम में। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि मैंने जैसे कि देखा हमारे फ़ेसबुक पेज पर काफ़ी लोगों ने जॉइन किया है। तो इसका मतलब है कि सारे लोग इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ भाग लेने के लिए तैयार हैं और जिन्होंने जॉइन नहीं किया है, आप लोग से भी निवेदन है कि प्लीज़ जॉइन कीजिए और इसके साथ आप 7 दिनों के बाद एक अलग ही बदलाव अपने लाइफ में महसूस करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस फेसबुक पेज को जॉइन कीजिए और कैसे करना है, क्या करना है, इस दोपहर के कार्यक्रम के बाद मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी। जिन्होंने भी मिस कर दिया होगा, तो वो लोग फिर से समझ जाएँगे कि इसमें हमें कैसे भाग लेना है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि किसी ने जो सेशन थे जिसमें हमारे प्रेज़ेंटर ने 3 अलग-अलग तरह के सलाद बनाना सिखाया, तो उसमें से कुछ भी आपने ट्राई किया है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में लिखिए, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग में से कितने लोग बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि जतिन ने बनाया, तो बच्चे भी बना सकते हैं और मेंस भी बना सकते हैं और लेडीज़ तो बनाती ही हैं, उन वो तो स्पेशलिस्ट हैं इसकी, तो वो लोग हमेशा ही करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है और आज का जो हमारा सेशन है वो कैसे शुरू होगा वो मैं आपको बताऊँगी कि पहले सेशन में आपने मधुरा से सुना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमें क्यों खाना चाहिए। तो आज हमारी एक जो जो पोषण विशेषज्ञ हैं, वो आज आपके साथ जुड़ेंगी जैसे कि मधुरा थी और जो आज की जो है वो शालू निछावन है जो हमारे साथ आज जुड़ी है और वो आज हमें ये बताएँगी कि एक्चुअली सैलेड तो कच्चा भोजन हमें कैसे खाना है, मधुरा ने बताया। हमें क्या नहीं डालना चाहिए। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्बिनेशन कि आप क्या चीज़ें एक-दूसरे में मिक्स नहीं करना चाहिए और वो करने से आपको किस तरह की तकलीफ हो सकती है। तो आज मैं शालू जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और आपके सामने बताएँ कि किस तरह से आप सैलेड की जो वैरायटी है जिसे आप चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्या नहीं डालना है और कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो ओवर टू यू शालू। नमस्कार, धन्यवाद वंदना। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस दूसरे सत्र में सलाद खाएँ और इम्यूनिटी बढ़ाएँ। और हम अभी तक ये कार्यक्रम ज़्यादातर इंग्लिश में करते थे, अभी हम दूसरी बार हिंदी में कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसे हिंदी में प्रस्तुत करते हुए हमारे सभी हिंदी बोलने और समझने वाले लोगों के लिए। तो इससे पहले कि मैं अपना स्क्रीन शेयर शुरू करूँ, मैं आप सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं शरण के साथ एक कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ कि वो सिर्फ़ खाने के द्वारा ही अपनी सारी बीमारियों और दवाइयों से मुक्ति पा सकें और ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आज से लगभग 1.5 साल पहले मैं काफ़ी बीमार रहती थी, मेरी इम्यूनिटी बहुत खराब थी, मुझे हमेशा इन्फेक्शंस होते रहते थे, कभी कान में दर्द, कभी गले में दर्द, बहुत-सी परेशानियाँ होती थी। और मेरे पति को भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नामक एक ऑटो इम्यून बीमारी थी, जिसका कहते थे कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और इसकी वजह से उनको पीठ में बहुत दर्द होता था, उठने, बैठने, चलने-फिरने में काफ़ी तकलीफ होती थी। तो हम कई डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने काफ़ी इंजेक्शंस दिए, काफ़ी स्टेरॉइड्स, पेन किलर्स, बहुत दवाइयाँ दी, पर फिर भी उनको आराम नहीं मिला। तब मैंने इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया और मैंने ये देखा कि विश्व में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी से मुक्ति पाई है, सिर्फ़ अपने खाने में कुछ बदलाव करके। तो मुझे लगा कि हमें भी ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इसलिए हमने हम जब पढ़ रहे थे इसके बारे में तो मैंने देखा कि डॉक्टर नंदिता शाह काफ़ी सेमिनार्स करती हैं, तो मैंने उनका मुंबई में एक सेमिनार अटेंड किया जाकर के और मैं बैंगलोर से मुंबई गई वो सेमिनार अटेंड करने और जब मैं वहाँ गई, मैंने इतने अच्छे से डॉक्टर नंदिता से समझा कि क्यों ज़रूरी है कि हम सही खाना ही अपने शरीर में डालें, वरना हम बीमारियों को दावत दे रहे हैं।
तो वहां से लौट करके आते ही अगले दिन से हमने अपने खाने में पूरा बदलाव कर लिया। और आप लोगों को खुशी होगी ये जान करके कि 3 महीने के अंदर मेरे पति की सारी दवाइयाँ खत्म हो गई। उनको कभी कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, अब ना दर्द के लिए कोई दवाई लेनी पड़ती है, ना कोई स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। और वो इतनी दवाइयाँ लेते थे और इसकी वजह से उनको 31 साल की उम्र में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन भी हो गया था। लेकिन हमने जब ये बदलाव किए, जब शरण की जीवन शैली हमने जीना शुरू किया, तो उनका डायबिटीज़ भी खत्म हो गया और हाइपरटेंशन भी खत्म हो गई। तो इससे हमारा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैंने सोचा कि मुझे इसी को अपने भी जीवन का एक मिशन बनाना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करूँ, अपनी जो मेरा मेरा जो सफ़र रहा है वो सबके साथ बाँटूँ, लोगों को प्रेरित करूँ कि वो अपने खाने को अपनी दवा बनाएँ। तो इसी सिलसिले में आज का हमारा ये कार्यक्रम है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ कुछ अच्छी जानकारी बाँट पाऊँ, ताकि आप लोग अपने खाने में ऐसे बदलाव कर सकें जो आपकी अच्छी सेहत के लिए लाभदायक हो। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सलाद में क्या डालना चाहिए और क्या नहीं डालना चाहिए। इसमें हमें मधुरा वायल जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जो कच्चा खाना होता है, जो कच्ची सब्जियाँ और कच्चे फल होते हैं, उनको खाने का क्या महत्व है, उनको खाना हमारी सेहत के लिए क्यों इतना अच्छा होता है। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सलाद होते हैं वो बिल्कुल स्वास्थ्य से भरे हुए होते हैं, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनने वाला भोजन होते हैं। तो इनको बनाना बहुत आसान है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब हम सलाद बनाते हैं, तो कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ हम करते हैं, जिसकी वजह से हमें गैस या एसिडिटी या पेट में भारीपन जैसी महसूस होती हैं चीज़ें, और फिर हमको लगता है कि शायद हमको सलाद नहीं खाना चाहिए क्योंकि सलाद खाने से हमको ऐसा हो रहा है, और शायद सलाद हमें सूट नहीं करता, या हो सकता है कि मेरा शरीर पचा नहीं पा रहा, तो फिर हम सलाद खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इसी दिक्कत को आज हम हटाने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे हम अपना सलाद बनाएँ कि उससे हमें कोई परेशानी ना हो, बल्कि हमारा स्वास्थ्य और भी अच्छा हो जाए। तो जब हम सलाद बनाते हैं तो हम उसमें सोचते हैं कि जो भी कच्ची चीज़ें हैं हम सब कुछ डाल सकते हैं। तो उसमें हम फल भी डाल देते हैं और बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की चीज़ें डालते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन, अलग-अलग प्रकार का जो भोजन होता है उसको जब हम मिश्रण करते हैं तो वो इस प्रकार से होना चाहिए कि उनका पाचन का समय और पाचन का जो तरीका है वो एक समान हो। अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाएँगे जिनको पचने में 6 घंटे लगते हैं और कोई ऐसी चीज़ खाएँगे जो आधे घंटे में पच जाती है, तो हमें फिर हमारा जो पाचन का जो हमारी पाचन शक्ति है, उस पे प्रभाव पड़ता है, फिर हमको गैस होती है या पेट में भारीपन महसूस होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने सलाद में फल बिल्कुल ना डालें, क्योंकि अगर हम सब्जियों का सलाद बना रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ़ सब्जियाँ डालेंगे या हरे पत्ते डाल सकते हैं। अगर हमको फल खाने का मन है, तो हम सिर्फ़ फलों का सलाद बनाएँगे। और जो फल को पचाने का समय है और जो सब्जियों को पचाने का समय है, वो बहुत अलग है। और जो फल को पचाने की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, वो बहुत आसान होती है, क्योंकि फलों में ज़्यादातर पानी और जो प्राकृतिक रूप से चीनी होती है, वो होती है, तो फल बहुत आसानी से पच जाते हैं। और सब्जियों को ज़रा-सा ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम फल अलग खाएँ और सब्जियाँ अलग खाएँ। और जैसे कि तरबूज़ या फिर खरबूजा, ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको हम फलों के साथ भी मिक्स नहीं करते, उसको हम अलग से खाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम सब्जियों का सलाद बनाएँ, तो सिर्फ़ सब्जियाँ डालें, और जब फल का सलाद बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ फल डालेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फलों और सब्जियों को छिलके के साथ खाएँ, उसे छीलें नहीं, जहाँ तक हो सके। जैसे कि अब गाजर, मूली,
खीरा, इन चीज़ों को छीलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने दाँतों से आराम से इसे चबा सकते हैं, बट क्योंकि हमें आदत है उसको छील के खाने की, तो हम उसे छील लेते हैं। तो जिन चीज़ों का छिलका आराम से खाया जा सकता है, जिनको छीलने के लिए हमको कोई पीलर चाहिए, इसका मतलब कि वो चीज़ें छील के खाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। अब जैसे अगर आप केला ले लें, तो केले को छीलना बहुत आसान है, आप उसको हाथ से यूँ ही आराम से छील करके खा सकते हैं, इसका मतलब वो छील के खाने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर सेब हो, चीकू हो, तो इसको हाथ से छीलने में दिक्कत होती है, हमको चाकू या पीलर उठाना पड़ता है, तो इसे हम छिलके के साथ ही खाएँगे। हम बस ये सोचेंगे कि अगर कोई बंदर होता तो वो कैसे खाता? क्योंकि बंदर के हाथ में चाकू और पीलर नहीं है, तो वो कैसे खाता? और उसी तरह से हमको खाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर हमारे शरीर में जाए। ये फाइबर जो होता है ये छिलके में मौजूद होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फाइबर एक किस्म से हमारे शरीर का झाड़ू है। ये जब हमारे शरीर में जाता है तो सारी बुरी बुरी चीज़ों को ये पकड़ के खींच के साफ करके शरीर के बाहर फेंक देता है। और अगर हम ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें कोई फाइबर नहीं है, तो शरीर में सफाई होती ही नहीं, और जहाँ सफाई ना हो, जहाँ गंदगी हो, वहाँ बीमारियाँ तो आनी ही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि फाइबर युक्त हर चीज़ हम खाएँ और फाइबर मुक्त कोई चीज़ भी ना खाएँ। तो फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में डालना है, और इसको डालने का सबसे आसान तरीका है छिलके समेत सभी चीज़ों का सेवन करना, जहाँ तक हो सके। अ, जो छिलका होता है उसके जस्ट नीचे बहुत सारा पोषण छुपा होता है, और जब हम छिलके को हटाते हैं तो काफ़ी सारा पोषण भी बर्बाद हो जाता है। तो अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिले। इसलिए बिल्कुल छीलने की ज़रूरत नहीं है हमारी सब्जियों और हमारे फलों को। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सलाद बना रहे हैं या आम तौर पे भी हमें जैविक खाना यानी कि ऑर्गेनिक खाना ही खाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैविक खाना होता है उसमें कीटनाशक और रसायन यानी कि अलग-अलग तरह के जो केमिकल्स जो खाद में डाले जाते हैं, वो नहीं होते, और ये जो केमिकल्स जब हमारे शरीर में जाते हैं, तो ये हमारे हॉर्मोन्स का जो संतुलन है उसको बिगाड़ देते हैं, और जब हॉर्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है तो हमें हार्मोनल बीमारियां होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज या फिर पीसीओडी। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे थायराइड। तो इन बीमारियों से दूर रहने का एक बहुत आसान तरीका है कि आप अपने शरीर में केमिकल्स ना डालें। जब तक आप केमिकल्स नहीं डालेंगे तब तक ये बीमारियां होने का खतरा बहुत कम रहता है। तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खाना खाने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर आप देखिएगा जो भी जीएमओ फूड्स होते हैं, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, वो आम तौर पे ऑर्गेनिक नहीं होते। और क्योंकि हम इतने सारे केमिकल्स डाल करके आजकल सब्जियों और फलों को उगाते हैं, तो उनमें जो पोषण होता है वो बहुत कम हो जाता है। और जब हम ऑर्गेनिक खाते हैं यानी कि जैविक खाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषण भी होता है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा भी जैविक खाने में कम होती है। और अगर आप देखेंगे तो जितना जैविक खाना होता है वो ज़्यादातर वो सीज़नल भी होता है और लोकल भी होता है, और पर्यावरण के लिए बुरा भी नहीं होता, क्योंकि जो केमिकल हम डाल रहे हैं मिट्टी में वो आखिर मिट्टी के नीचे जो पानी है उसमें मिल रहे हैं या फिर हमारी नदियों में जाके मिल रहे हैं, वो किसान की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है, पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके केमिकल्स को अपने खाने में या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी नहीं मिलाना चाहिए। इसलिए सलाद में फल और सब्जियाँ ऑर्गेनिक यानी कि जैविक डालें। सलाद में तेल बिल्कुल भी ना डालें, किसी भी प्रकार का तेल हम नहीं डालते, ना ही अपने सलाद में, ना ही आमतौर पे जो हम खाना बनाते हैं उसमें भी नहीं डालते, क्योंकि जो तेल होता है ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है, ये प्रोसेस्ड होता है। अगर आप सूरजमुखी का तेल देखें या फिर ओलिव ऑयल देखें या आप सरसों का तेल देखिए, तो सरसों देखने में कैसी लगती है और सरसों का तेल देखने में कैसा लगता है, उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उसको हमने इतना ज़्यादा तोड़-मरोड़ के इतना रिफ़ाइन कर दिया कि उसका सारा पोषण चला गया, उसमें जो बचा है वो सिर्फ़ फैट बचा है, और इसमें कोई
फाइबर नहीं होता, इसमें कोई रंग नहीं होता। और रंग होना क्यों ज़रूरी है? जो प्राकृतिक रूप से रंगीन चीज़ें होती हैं, वो सबसे ज़्यादा उनमें पोषण होता है, क्योंकि हम बहुत सारे रंग देख सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमें अलग-अलग रंगों की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि अलग-अलग रंगों से हमें अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। और अगर हमें बहुत तरह के पोषक तत्व मिलें, तो हमारे शरीर में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, बीमारियों से लड़ सके और हमेशा हमें स्वस्थ रख सके। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन खाना खाने की। और तेल में कुछ भी नहीं, ये शुद्ध फैट है। फैट हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा फैट नहीं जिसमें फाइबर ना हो। जब हम अपने शरीर में फैट यानी कि वसा डालते हैं, तो हम डालते हैं उसे नट्स और सीड्स के रूप में। यानी कि जो मेवे होते हैं या फिर जो बीज होते हैं, काजू, बादाम, या फिर सूरजमुखी का बीज, या फिर कोहड़े का, पम्पकिन का बीज जो होता है, वो हम खाते हैं। तो उससे हमें बहुत तरीके के फैट मिलते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा फैट है। जबकि ये जो तेल होता है, ये हमारे शरीर के लिए एक बुरा फैट होता है, जो हमारे शरीर में जाके जम जाता है और फिर हमें अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। तो बिल्कुल सलाद में तेल नहीं डालेंगे। सलाद में पैकेज्ड ड्रेसिंग्स ना डालें, जो अलग-अलग किस्म की सॉसेस हमें मिलती है, अलग-अलग रंगों की, तो वो हम सलाद में नहीं डालेंगे। हम ड्रेसिंग्स डालेंगे, सॉसेस डालेंगे, लेकिन घर पे बनाएँगे। और आज शाम के सत्र में आप देखेंगे और सीखेंगे कैसे इतनी आसानी से आप इतनी स्वादिष्ट ड्रेसिंग्स घर में बना सकते हैं और अपने सलाद को और भी ज़्यादा पौष्टिक बना सकते हैं, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो सलाद में डालने वाली जो पैकेज ड्रेसिंग्स हमको मार्केट में मिलती हैं रेडीमेड, वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, बहुत रिफाइंड होती है। उसमें सिंथेटिक रंग मिलाया जाता है, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक स्वाद होता है वो उसमें नहीं होता, वो अलग से उसमें कुछ केमिकल्स के रूप में डाला जाता है। उसमें एक बनावटी स्वाद डाला जाता है ताकि वो हमको बहुत अच्छा लगे, हम और ज़्यादा खाते जाएँ और रुक ना पाएँ। और उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ताकि वो सालों-साल खराब ही ना हो। इसमें चीनी भी मिलाई जाती है। चीनी हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, वो बहुत एसिड पैदा करती है हमारे शरीर में। और दूध का पाउडर भी डाला जाता है। हम आगे अभी बात करेंगे कि क्यों हमें दूध नहीं डालना चाहिए किसी भी प्रकार से सलाद में। फिर इसमें तेल भी मिक्स किया जाता है, तेल से भी वो खराब नहीं होता। और इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों ही इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर सामग्री जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनी वाले जो सामग्रियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ा-बहुत उनके लिए ज़्यादा महँगा पड़ता है, तो वो अपने प्रॉफ़िट को बढ़ाने के लिए सबसे सस्ती चीज़ें ढूँढ कर लाते हैं और उनको मिला-जुला करके ये ड्रेसिंग्स बना के, उसमें केमिकल्स डाल कर के बेचते हैं और मुनाफ़ा कमाते हैं, और उस मुनाफ़े की कीमत हम चुकाते हैं अपनी सेहत के रूप में। तो पैकेज ड्रेसिंग्स बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। घर पे आप ड्रेसिंग्स बनाइए। हमारे शरण की वेबसाइट पे भी आपको काफ़ी सारी ड्रेसिंग्स की रेसिपीज़ मिलेंगी, जो कि फ्री मिलेंगी आपको, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और अच्छी-अच्छी ड्रेसिंग्स बनाकर अपने सलाद को और भी स्वादिष्ट बनाइए। सलाद में अंडे और मांस ना डालें, तो ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो बाज़ार में भी हमें सलाद मिलता है, या फिर अच्छे-अच्छे होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में हमको जो सलाद मिलता है, तो उसमें किसी रूप में या तो चिकन होता है या अंडा होता है, और वो काफ़ी उसको लोग बहुत ही हेल्दी मानते हैं, उसको मानते हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम शरण में हम सबको ये सलाह देते हैं कि आप किसी भी रूप से जानवरों से आने वाली कोई भी चीज़ अपने सलाद में मत डालिए, या अपने अपने भोजन में ही मत रखिए, उसको अपना भोजन का हिस्सा ही मत रखिए, क्योंकि ये महामारी का कारण होते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये जो कोविड चल रहा है, ये कोविड कहाँ से आया? ये कोविड आया क्योंकि कुछ लोगों ने जानवरों को छोटे-छोटे पिंजरों में बंद करके और बहुत ही खराब स्थिति में जानवरों को रखा, उनको मार के खाने के लिए, उनके शरीर के टुकड़े के लिए उन्होंने जानवरों का शोषण किया, और जब ये शोषण हुआ, तो एक महामारी का जन्म हुआ जिसने कि इतने सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो हम इस महामारी से बिल्कुल बच सकते थे अगर
हम मांस नहीं खा रहे होते। तो अगर हमें आने वाली महामारियों से बचना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें जानवरों का शोषण बंद करना होगा, उनका मांस, उनके शरीर के हिस्सों को खाना बंद करना होगा। कच्चे मांस में बैक्टीरिया होता है। हम जब बात करें सलाद की तो हम कह रहे हैं कि आपको कच्चा खाना चाहिए क्योंकि कच्चा भोजन बहुत ही पोषण से भरा हुआ होता है। लेकिन क्या आप कच्चा मांस खा सकते हैं? क्या आप कच्चा मांस खाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि कच्चा मांस खाने की हमको इच्छा नहीं होती। कच्चा मांस खाने की इच्छा हो सकता है किसी कुत्ते को हो या किसी शेर को हो, क्योंकि वो कच्चा मांस खाने के लिए ही बने हैं। लेकिन हमें मांस को खाने लायक बनाने के लिए उसमें बहुत सारे मसाले और सब्जियाँ या पेड़-पौधों से आने वाली बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है ताकि हम उसको खा सकें। अगर हम कच्चा मांस खाएँगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि कच्चे मांस में जो बैक्टीरिया होता है, उससे लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं है। तो इसलिए हम मांस बिल्कुल सलाद में नहीं डालेंगे क्योंकि वो हम कच्चा खा ही नहीं सकते। उसकी जो पचाने की जो प्रक्रिया होती है मांस को पचाने की, वो बहुत अलग होती है सब्जियों से, जो हम सलाद में डालते हैं। क्योंकि मांस को पचाने में शरीर को बहुत लंबा समय लगता है, घंटों लग जाते हैं मांस के एक टुकड़े को पचाने के लिए। शरीर पे बहुत भार पड़ता है इस चीज़ को पचाने के लिए। इसमें कोई फाइबर नहीं होता, मांस में या अंडे में फाइबर नहीं होता। जैसे कि पेड़-पौधों से आने वाली जो चीज़ें जो हम सलाद में डाल रहे हैं, उसमें बहुत सारा फाइबर है, लेकिन मांस में कोई फाइबर नहीं। और हमने क्या सोचा था कि फाइबर मुक्त हम कोई चीज़ नहीं खाएँगे, तो मांस फाइबर मुक्त है, हम नहीं खाएँगे इसको। इसमें कोई रंग नहीं होता। अगर आप चिकन ब्रेस्ट पीस देख लें या किसी भी मांस के टुकड़े को देखें तो उसमें कोई ऐसा रंग नहीं होता जो हमें उसकी तरफ आकर्षित करे। लेकिन अगर आप अपनी सलाद की प्लेट देखें, अगर उसमें टमाटर, खीरे और बहुत सारी सब्जियाँ आप डालें, उसको देखें तो वो इतना रंगीन होता है, हमें खाने का भी मन करता है और उससे हमको बहुत पोषण भी मिलता है। मांस में और अंडों में सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो हम नहीं डालते अपने सलाद में क्योंकि सैचुरेटेड फैट ही दिल के रोगों का एक बहुत मुख्य कारण है। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, खास करके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एक अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो इतना ज़्यादा होता है जितना आप पूरे दिन में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपको एक अंडे से कोलेस्ट्रॉल मिलता है, इसलिए अंडा तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। और मांस में भी काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि सिर्फ़ जानवर होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। पेड़-पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकते। हम भी कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, उतना हम खुद बना लेते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है कि हम किसी दूसरे जानवर को मारें और फिर उसको खाएँ और उसका कोलेस्ट्रॉल भी अपने शरीर में डालें। अगर हम ऐसा करेंगे, तो हमारी जो हमारे नसें हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल चिपक के उन नसों को बंद कर देगा और फिर हमारे रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और फिर हमको हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम से कम करने के लिए मांस और अंडों से दूर रहना ज़रूरी है। ग्रोथ और तनाव के हार्मोन्स काफ़ी अधिक मात्रा में मांस में पाए जाते हैं। अ, तो ये जो हार्मोन्स हैं, जब किसी जानवर को पता होता है कि वो 10 मिनट में मरने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत तनाव में आ जाता है और तनाव के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एड्रेनालिन होता है, वो उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिस वक़्त हम उसको मारते हैं और फिर जब हम उसकी लाश खाते हैं, तो वो सारा एड्रेनालिन हमारे शरीर में जाता है और हमारे अंदर एक डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी दूसरे जानवर का हार्मोन अपने शरीर में किसी भी तरीके से ना आने दें। और ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो भी जानवरों को दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी-जल्दी बड़े हों और उनका वज़न बढ़े और जो भी किसान है उसका फ़ायदा बढ़े। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स भी हमारे शरीर में जाकर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा जानवरों को नियमित रूप से एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं क्योंकि उनको इतनी बुरी हालत में रखा जाता है, उनको इतनी चोटें लगती हैं, इतनी बीमारियाँ होती हैं एक-दूसरे से, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता निकलने का उस जगह से, तो किसी को भी अगर आप इतने तनाव में रखेंगे तो उसको बीमारियाँ होंगी ही।
इन बीमारियों से दूर रखने के लिए एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी है और जब हम इन जानवरों को खाते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर में जाते हैं और थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हर दिन एंटीबायोटिक हम लेते जा रहे हैं और जिस दिन हमें कोई बड़ा इन्फेक्शन होता है, जब हमको सच में एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, फिर जब हम एंटीबायोटिक की गोली खाते हैं, तो वो हमारे काम नहीं आती, क्योंकि हमारा शरीर उसका आदी हो चुका है, रोज़ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में उसको खाने की वजह से। इसलिए बहुत दुःख की बात है कि लोग ऐसी बीमारियों से मर रहे हैं, जिनको एंटीबायोटिक से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता था। तो इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एंटीबायोटिक्स अपने शरीर में ना डालें, मांस और अंडों को अपने सलाद में ना डालें और पशु प्रोटीन जो होता है, जो अंडे और मांस में मौजूद होता है, वो बहुत ही एसिडिक होता है। वो हमारे शरीर में जब जाता है, तो बहुत एसिड बनाता है और इस एसिड को अ, हमारा शरीर पचा नहीं पाता। हमारी किडनी पे, हमारे लिवर पे बहुत ज़ोर पड़ता है इस चीज़ को पचाने के लिए और कुछ लोग अंडा और मांस प्रोटीन के लिए खाते हैं, पर मैं किसी को भी नहीं जानती जिसको प्रोटीन की कमी हो, लेकिन मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको किडनी की बीमारी है, जिनको लिवर की बीमारी है। तो हम ज़्यादा प्रोटीन खाने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी बुरी चीज़ें शरीर में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमको और बीमारियाँ हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो हमारा सलाद है, जो इतना पौष्टिक है, उसमें ये चीज़ें डाल करके हम हमारे सलाद को बर्बाद ना करें और अंडे और मांस से बिल्कुल दूर रहें। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को जो कीमत चुकानी पड़ती है जब हम अपने सलाद में अंडा या मांस डालते हैं। लेकिन असली कीमत क्या है? हमारे जो 10 मिनट का स्वाद है, हम अंडा और मांस ज़्यादातर स्वाद के लिए खाते हैं क्योंकि हम उस स्वाद के आदी हैं या हमको पसंद आता है। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारा शरीर तो ये सारी चीज़ें, ये कीमत चुकाता है, लेकिन असली कीमत क्या है उस 10 मिनट के स्वाद की? असली कीमत ये है, ये जो छोटे-छोटे मुर्गी के बच्चे आप देख रहे हैं, ये जिस दिन पैदा होते हैं, जिस दिन अंडे से निकलते हैं, उसी दिन इनको मेल और फीमेल यानी कि नर और मादा में बाँट दिया जाता है। जो नर होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते क्योंकि वो अंडे नहीं दे सकते। तो जिस दिन वो पैदा होते हैं, उसी दिन उनको मशीनों में क्रश करके या उनको पीस करके उनको मार दिया जाता है या प्लास्टिक की थैलियों में उनको दम घोट करके मार दिया जाता है, क्योंकि उनसे मुनाफ़ा नहीं कमाया जा सकता। और फिर जो चूज़े बच जाते हैं, उनको वापस फार्म्स में भेजा जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही दर्दनाक ज़िंदगी जीते हैं, जहाँ पर उनको बहुत ही गंदी स्थिति में रखा जाता है। उनके भाई-बहनों की लाशें उनके अगल-बगल पड़ी होती हैं, वहीं पर वो बड़े हो रहे होते हैं और जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनका उनका वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, जब वो काफ़ी मुनाफ़ा दे सकते हैं किसान को, तब हम उनको पिंजरों में डाल करके बहुत दूर भेजते हैं, ताकि उन्हें काट कर उनका शरीर बेचा जा सके, उनकी लाशें बेची जा सकें और लोग उनको खा के बीमार पड़ सकें। तो ये है असली कीमत हमारे 10 मिनट की स्वाद की, जो ये हज़ारों मुर्गियाँ चुका रही हैं अपने जीवन की बलि देकर। तो हम इसको रोक सकते हैं अपने सलाद में मांस और अंडे ना डालकर। हमें जब ये पता होगा कि असली कीमत क्या है, तो शायद हम अपने आप को बेहतर समझा पाएँ कि क्यों हमें ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं, सलाद में डेयरी उत्पाद बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। डेयरी उत्पाद यानी कि दूध से बनने वाली चीज़ें, दूध, घी, मक्खन, पनीर, चीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारे सेहत के लिए बहुत बुरी हैं। इनको हमें सलाद में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। ज़्यादातर जब हम अपने सलाद में कोई डेयरी उत्पाद डालते हैं, तो चीज़ ही डालते हैं किसी न किसी रूप में। तो चीज़ जो होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता है, ये बिल्कुल भी प्राकृतिक रूप में नहीं होता, इसलिए हम इसको नहीं डालेंगे। इसकी जो पाचन प्रक्रिया है, वो भी बहुत अलग है, चीज़ को पचाना बहुत मुश्किल है शरीर के लिए, बहुत समय लगता है। इसके बाद इसमें कोई फाइबर नहीं होता, फाइबर मुक्त कोई चीज़ ना खाएँ, तो चीज़ भी हम नहीं खाएँगे। इसमें कोई रंग नहीं होता, दूध से बनने वाली सारी चीज़ें सफ़ेद हैं, इसलिए ये एक ज़रूरी कारण है कि हमको दूध से बनने वाली कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमको प्राकृतिक रूप से जो रंगीन चीज़ें हैं, वो खानी चाहिए।
इसमें बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट की हमने बात की कि ये दिल के रोगों का कारण होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हम नहीं खाएंगे इसको। इसमें बहुत हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स जो एक गाय के बछड़े के लिए उस दूध में है, ताकि वो बछड़ा बहुत जल्दी से बड़ा हो सके। हमको इतनी जल्दी से बड़ा होने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर हम वो हार्मोन्स अपने शरीर में डालेंगे तो हम बड़े हों या ना हो, पर हमारे अंदर जो बीमारियां हैं वो जरूर बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हार्मोन से दूर रहें। ये बहुत एसिड बनाता है हमारे शरीर के अंदर। हम दूध पीते हैं, ये सोचते हैं कि हमको दूध से बहुत कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन ये दूध इतना एसिड पैदा करता है हमारे शरीर में कि हमारा शरीर, जो कि अल्कलाइन होता है, अपने एसिड को अल्कलाइन लेवल पे लाने के लिए हमको हमारे हड्डियों से कैल्शियम खींच कर निकालना पड़ता है, ताकि हम उस एसिड को खत्म कर सके। तो दूध हमारी हड्डियों को मजबूत नहीं बल्कि और कमजोर कर रहा है। और इसका एक बड़ा कारण है कि जितने भी देशों में दूध या दूध से आने वाली चीजों का सेवन ज्यादा होता है, उन देशों में ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी बीमारियों का भी जो आंकड़ा होता है वो ज्यादा होता है। और भारत उनमें से एक देश है जिसमें बहुत सारे लोगों की हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा डेयरी उत्पाद हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं जो गाय को दिए जाते हैं, क्योंकि गाय को जब हम मशीन से दूध निकालें या हाथ से दूध निकालें, अब गाय का थन उस चीज के लिए बना नहीं है। गाय का थन बना है कि बछड़ा उसमें मुंह लगाए और फिर दूध को बाहर खींचे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो गाय को भी बहुत चोट लगती है, उसके थन में पस होती है, खून निकलता है, तो एंटीबायोटिक्स देना जरूरी हो जाता है। और फिर ये जो पस है ये हमारे दूध में मिलता है। हमारी सरकार इसकी अनुमति देती है कि दूध में कुछ मात्रा में पस और खून मौजूद होना सामान्य चीज है, तो वो चलता है। तो जब हमारी सरकार इसकी परमिशन दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मात्रा में पस और खून दूध में मिला हुआ होता है। तो अगली बार आप जब भी अपना चाय का कप देखें या दूध का ग्लास देखें या मिल्क शेक या आइसक्रीम देखें, तो आप ये जरूर समझ लें कि उसके अंदर किसी जानवर की पस है, किसी जानवर का खून है। और अगर ये काफी ना हो तो दूध में यूरिया डाला जाता है, ताकि वो ज्यादा समय तक ठीक रहे और वो खराब ना हो, उसको दूर ले जाया जा सके। तो ये इतनी डरावनी चीजें हैं, पस, खून, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, एंटीबायोटिक्स, इतनी डरावनी चीजें हमारे दूध में मिली हुई है, तो हम क्यों इसको अपने सलाद में डालें? हमें बिल्कुल सलाद में इसको नहीं डालना चाहिए। लेकिन इन डरावनी चीजों से भी ज्यादा डरावनी है हमारी डेयरी इंडस्ट्री। जो डेयरी उत्पाद का तरीका है वो और भी ज्यादा डरावना है। जितनी भी दूध से बनने वाली चीजें होती हैं वो सब कहाँ से आती हैं? उनको बनाने का जो तरीका है वो शुरू होता है बलात्कार से। छोटी छोटी गायों को इस तरीके से उनका रेप किया जाता है, उनका बलात्कार होता है, उनको गर्भवती बनाया जाता है, और फिर जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो तुरंत उस बच्चे को, नवजात शिशु को, उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है, ताकि उसके पहले दूध को एक ज्यादा कीमत पे बेचा जा सके। और फिर लगातार उस छोटे बच्चे को उस माँ के सामने हम रस्सी से बांध देते हैं, और फिर उस माँ का दूध निकाल कर उसको चोरी करके हम उसको बेचते हैं मुनाफे के लिए, ताकि कोई उस दूध को अपने चाय के कप में डाल सके, कोई उसकी बनी हुई आइसक्रीम खा सके। इसलिए हम ये अत्याचार होने दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अगर ये किसी इंसान के साथ हो तो ये बहुत बड़ा एक क्राइम कहलाएगा, लेकिन ये इस मासूम गाय के साथ होता है, हर गाय के साथ ये होता है। तो लोग इसको एक क्राइम नहीं समझते, बट समझते हैं कि ये तो चलता है, क्योंकि ये तो होता आ रहा है, ये तो सदियों से होता आ रहा है। पर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये होता आ रहा है ये सही नहीं है। हमको अब ये समझना है कि क्या सही क्या गलत, और हमको सही का साथ देना है। जो ये छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग कर दिया गया है, वो अपनी माँ के दूध के लिए तड़पता रहता है, लेकिन हम उसके नाक में, उसके मुंह में ऐसी चीजें, नुकीली चीजें डाल देते हैं ताकि वो अपनी माँ का दूध ना पी सके। आप समझिए, अगर एक माँ के सामने उसका बच्चा है, उसके शरीर में दूध है, लेकिन वो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, तो इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है।
जब उस अवस्था में वो माँ है, वो इतनी परेशान है, उस अवस्था में हम उसका दूध मशीनों से खींच कर उसके शरीर से निकाल लेते हैं, उसका खून बहता रहता है, पस निकलते रहती है, पर हम कुछ नहीं देखते, हम सिर्फ अपना मुनाफा और अपना स्वाद देखते हैं। और जिस दिन वो गाय हमको और दूध देने के लायक नहीं रहती, तब हम उसको ऐसी स्थिति में ट्रक पे लाद कर या फिर बैलगाड़ियों में लाद कर उसको हम भेज देते हैं बूचर खाने में, जहां उनको मार दिया जाता है। लाखों की संख्या में गायों और भैंसों को भारत में मारा जाता है, ये किसी दूसरे देश की बात नहीं है। हम यही इनका कत्ल कर रहे हैं। जिंदगी भर जब वो हमको दूध देती है, उसकी कीमत उनको ये मिलती है कि हम उनको मार देते हैं ताकि हम उनकी चमड़ी उखेड़ करके और बेच सकें, उसके सोफे के कवर बने, उसकी गाड़ी की सीटें बने, और फिर उसके मांस को हम बेच करके हम पैसे कमा सकें। तो ये है डरावनी डेयरी, ये है हमारी डेयरी इंडस्ट्री का सच। और इसको जानने के बाद अब फैसला हमारे हाथ में है कि हमको इस चीज का साथ देना है या नहीं देना है। हमको ये जागरूक होना पड़ेगा कि जिसकी माँ उसी का दूध, और ये जो जीव है वो एक जीते जाते जीव है, ये खाना नहीं है, ये किसी की जान है जो चली गई क्योंकि हमको हमारा स्वाद चाहिए था। तो इनको मांस की नजर से ना देखें, इनको जीव की नजर से देखें, और इन चीजों को कभी भी अपने सलाद के अंदर ना डालें, क्योंकि सलाद से हमको सेहत चाहिए, सलाद से हमको बीमारियां बिल्कुल नहीं चाहिए। तो सलाद में क्या नहीं डालना चाहिए, हमने क्या क्या सीखा आज। मांस नहीं डालना चाहिए, अंडे नहीं डालने चाहिए, डेयरी उत्पाद नहीं डालना चाहिए, फल बिल्कुल नहीं डालने हैं, तेल नहीं डालना है किसी भी प्रकार का, और जो भी हम सब्जी या फल डालें वो ऑर्गेनिक यानी कि जैविक डालें, और उनको छीले नहीं जहां तक हो सके, और पैकेज ड्रेसिंग्स बिल्कुल भी ना डालें। तो अगर हम ये चीजें नहीं डाल रहे तो हम सलाद में क्या डालेंगे? हम सलाद में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें डाल सकते हैं जो हमको पेड़ पौधों से मिलती हैं, जैसे सब्जियां, रंगीन सब्जियां अलग अलग किस्म की, और साग, हरे पत्ते जो इतने ज्यादा पोषण से भरे हुए होते हैं। अंकुर डाल सकते हैं, हम घर पे बहुत आसानी से स्प्राउट्स जो बनाते हैं वो डाल सकते हैं। हम टोफू डाल सकते हैं जो कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। हम नट्स और सीड्स डाल सकते हैं यानी कि मेवे और बीज, और माइक्रो ग्रीन्स जो छोटे छोटे हम घर में उगा सकते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा पोषण होता है। इसके बाद हम चने या फलियां डाल लें, राजमा डाल लें अपने सलाद में। फिर दही डाल सकते हैं जो कि हम मूंगफली की दही बनाते हैं जो आप आज सीखेंगे, और घर में बने हुए ड्रेसिंग्स आज शाम के सत्र में आप सीखेंगे। इसके बाद खजूर या खजूर का पेस्ट अगर हम डालेंगे तो थोड़ी सी मिठास आ जाती है, और भुनी हुई मूंगफली, इससे इतना बढ़िया हो जाता है सलाद का स्वाद कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको इसको अपने सलाद में डालकर ट्राई करना चाहिए। और घिसा हुआ नारियल, इससे भी सलाद का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद नींबू का रस, थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वाद डालने के लिए नींबू का रस डालें, और फिर थोड़ा सा खजूर का पेस्ट डालें। किशमिश, किशमिश भी मिठास जोड़ती है हमारे सलाद में। और अलग अलग किस्म के जो आपको पेड़ पौधों से मसाले मिलते हैं, लाल मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, दालचीनी हो गई, ये चीजें आप डाल सकते हैं अपने सलाद में। सब्जी का अचार, जैसे हम पानी में नमक डाल के उसमें सब्जियों को डाल के छोड़ देते हैं 2-3 दिन, और फिर वो जब हम अपने सलाद में डालते हैं तो उससे भी एक बहुत अच्छा स्वाद जुड़ जाता है सलाद में। और अलग अलग किस्म के हर्ब्स जैसे कि पार्सली, ओरिगैनो, या फिर मिंट जो होता है, पुदीना, धनिया पत्ता, ये चीजें हम डाल सकते हैं। और नमक, अब नमक जब हम डालते हैं तो हम या तो सेंधा नमक या काला नमक, ऐसा नमक डालते हैं। हम सफेद नमक नहीं डालते क्योंकि सफेद नमक भी रिफाइंड होता है। तो सिर्फ थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको सलाद में नहीं डालनी, और फिर बहुत सारी चीजें जो आप आराम से सलाद में डाल करके उसका स्वाद उठा सकते हैं। तो सलाद में क्या डालना चाहिए? सब्जियां, साग, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, माइक्रो ग्रीन्स, चना, राजमा, दाल, मूंगफली या काजू की दही, घर में बने ड्रेसिंग्स, भुनी हुई मूंगफली, घिसा हुआ नारियल, सब्जी का अचार, खजूर, टोफू, हर्ब्स, मसाले और नमक, और नींबू का रस। तो ये इतनी सारी चीजें, और
जो नहीं डालना है वो है पशु उत्पाद, यानी कि मांस, अंडे और डेयरी, तेल, फल और इनऑर्गेनिक जो सब्जियां होती हैं वो, पैकेज्ड ड्रेसिंग्स और बस ये चीजें हैं जो हम नहीं डालते अपने सलाद में। तो जो ये स्लाइड है, आप चाहे तो इसकी फोटो ले सकते हैं, और नहीं तो आप मैं इसकी फोटो लेकर के मैं अभी फेसबुक का जो हमारा पेज है सैलेड रेवोल्यूशन का, उस पे भी मैं डालने वाली हूँ। तो आप फेसबुक के पेज से जुड़े और ये सारी जानकारी आपको वहां भी मिलेगी, और वहां आपको बहुत सारे अच्छी सलाद की रेसिपीज मिलेंगी जो हमारे जितने भी विशेषज्ञ हैं वो सब दिखाने वाले हैं आज। तो कृपा करके आप फेसबुक पेज से जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे सुनने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैंने आज बात की वो अच्छा लगा होगा।